नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं तर्ज़ हयात के एक और शुमारे के साथ। आज सबसे पहले बात मौलाना असरार अहमद की पाकिस्तान के बारे में की गई पेशन गोई की। आपने अक्सर सुना होगा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए जाएं। हालांकि इस 4 टुकड़ों वाले ख्याल के बानी पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ और बावकार मौलाना डॉक्टर असरार अहमद थे, जिन्होंने 2009 में पाकिस्तान के 4 टुकड़ों के खदशात का इजहार किया था। इस ख्याल के इजहार के 1 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। हालांकि मौलाना ने तो इन 4 टुकड़ों के नाम भी बता दिए थे। तो आज हम अपने इस रिपोर्ट में डालते हैं इसी पर एक नजर। चिल्ला के बोलो आजादी, चिल्ला के बोलो आजादी, अगर तुम नहीं दोगे आजादी, तेरे बाप भी देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, आजादी, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के कई इनकलाबी नारों में से एक ये भी है कि दो नहीं एक पाकिस्तान। लेकिन सियासियात के प्रोफेसरों का इससे इख्तलाफ है। वो कहते हैं दो नहीं, इस पाकिस्तान में कम से कम 10-12 पाकिस्तान मौजूद हैं। आपने अक्सर सुना भी होगा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए जाएं। हालांकि इस बात का जिक्र पाकिस्तान की टीवी डिबेट्स में भी अक्सर होता रहा है, लेकिन इन 4 टुकड़ों वाले ख्याल के बानी कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान के ही मशहूर व मारूफ और बावकार मौलाना डॉक्टर असरार अहमद थे। मौलाना असरार अहमद के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड सितारे इम्तियाज से भी नवाजे जा चुके थे। 4 तो ये रियासतें इंडिपेंडेंट होंगी, बलोचिस्तान, लियाकताबाद और सिंधु देश और आजाद कश्मीर, और 4 हिस्से पाकिस्तान जो बाकी रह जाएगा वो होंगे शिमाली पाकिस्तान, चित्राल से लेकर और ये जो इलाका कहलाता है मालाकंड का पहाड़, यहां तक। मालाकंड के पहाड़ से लेके नीचे जितना पुख्तून इलाका है ये सेंट्रल पाकिस्तान, मतलब मगरबी पाकिस्तान। और फिर ये है कि सिंध में से सिंधु देश बनाते हुए छोटी सी पट्टी निकाली जाएगी कि जो इस पाकिस्तान को जो बकिया है बचा खुचा पाकिस्तान, उससे भी अप्रोच समंदर तक मिल जाए। वो वहां पर अपनी कोई, इसलिए कि मौजूदा जो है कराची वो तो चला जाएगा लियाकताबाद के पास, लियाकतपुर के पास। पोर्ट कासिम जो बना दी गई है वो सिंधु देश के लिए है, तैयार हो रही है। तो बहरहाल बकिया पाकिस्तान के लिए भी कोई चाहिए, कोई कॉरिडोर देकर सिंध से, और वहां पर जो है उसको पहुंचा दिया जाएगा समंदर तक ताकि उसका भी आउटलेट हो। बाकी पाकिस्तान सेंट्रल पाकिस्तान होगा, उसमें पंजाब है और सराय की इलाका है काफी, कुछ सराय के इलाका बलोचिस्तान में चला जाएगा, कुछ सिंध में जाएगा, जो बाकी होगा वो इस सेंट्रल पाकिस्तान में आ जाएगा। ये है पेशन गोई। मौलाना असरार अहमद की पैदाइश हरियाणा के हिसार में हुई थी। बाद में उनका खानदान हिसार से लाहौर जाकर बस गया। मौलाना असरार अहमद पाकिस्तान के बड़े मुफक्किर और आलिम दीन माने जाते हैं। उन्होंने ही 2009 में पाकिस्तान के 4 टुकड़ों के खदशात का इजहार किया था। इस ख्याल के इजहार के 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। उनका ये ख्याल कोई शक की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि ये उनके बैनुल अक़वामी सियासी उलूम का ही नतीजा था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कुछ अरसे से जिस निहज पर जा रहे हैं और जिस तेजी से तब्दील हो रहे हैं, इसी तरह के हालात वो बैनुल अक़वामी सतह पर कई मुल्कों के देख चुके थे, जिसका बाद में क्या हश्र हुआ वो इसी बुनियाद पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में भी पेशन गोई करके चले गए। पाकिस्तान 7 नहीं बल्कि 8 टुकड़ों में तकसीम हो चुकेगा। इनमें से 3 तो होंगी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बल्कि 4।
4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी। खालिस पाकिस्तान से तो 3 निकलेंगी। जो खालिस पाकिस्तानी 3 रियासतें होंगी वो द रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान, पूरा बलोचिस्तान इस वक्त का उसमें शामिल होगा। और उसका कहना यह है कि ये इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत होगी, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होगी, सबसे ज्यादा खुशहाल होगी, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होगी। दूसरा, कराची और हैदराबाद को मिलाकर एक लियाकतपुर या लियाकताबाद उर्दू स्पीकिंग लोगों का एक जो है वो सूबा नहीं बल्कि अब रियासत बन जाएगा। और तीसरे, सिंधु देश, यानी जो भी समंदर पर बैठे हुए इलाके जिनका आउटलेट समंदर पे है वो तो इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएंगे। ऊपर जो है शिमाली इलाका जात जो हमारे हैं, गिलगित, हुंजा वगैरह और आजाद कश्मीर, इनको जोड़कर एक कश्मीरी रियासत वजूद में आ जाएगी। पाकिस्तान को असरार अहमद ममलिकते खुदादाद मानते थे, यानी अल्लाह की जानिब से मुसलमानों को दिया एक तोहफा। उनका कहना था कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के मुसलमानों को राह दिखानी थी और सभी का सरबराह बनना था, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान का कयाम अमल में आया था वो पूरी तरह नाकाम रहा। मौलाना असरार अहमद पाकिस्तान के होने वाले 4 हिस्सों के नाम भी बता गए हैं। मौलाना के मुताबिक इन 4 हिस्सों के नाम बलूचिस्तान, सिंधु देश, लियाकताबाद और आजाद कश्मीर होंगे। मौलाना का कहना था, कहने को तो ये चारों आजाद मुल्क होंगे, लेकिन भारत के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की पामाली और इंसानी स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार किया है और बताया है कि पाकिस्तान में 2018 और 2019 के दौरान सरगर्म जराइम पेशा गिरोहों ने इंसानी स्मगलिंग के जरिए तकरीबन $9.5 मिलियन कमाए हैं। UNODC की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस गैर कानूनी कारोबार में 1000 से ज़ायद गिरोह मुलव्वस हैं। पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करके उन्हें चीन स्मगल करने का सिलसिला भी गुज़श्ता 3-4 बरसों से अपने उरूज पर है। साल 2018 से अब तक तकरीबन 629 पाकिस्तानी लड़कियां बतौर दुल्हन चीनी शहरियों को बेच दी गई हैं और उन्हें चीन भी पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान में गरीब खानदानों और ख़ास तौर पर ईसाई बिरादरी की लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। तो आइए आज हम आपको इसी से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें उसके तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली का दौर बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की पामाली और इंसानी स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार किया है। जनूबी एशिया और मशरक़ी वस्ता में पाया जाने वाला सियासी अदम इस्तेहकाम जराइम पेशा गिरोहों को फलने फूलने का भरपूर मौका फराहम करता आया है और आज भी कर रहा है। रिपोर्ट में दर्ज आदाद व शुमार बताते हैं कि 2007 में उन जराइम पेशा गिरोहों का मुनाफा $797 मिलियन से बढ़कर 2016 में तकरीबन $9.5 मिलियन तक पहुंच गया और पसे पर्दा 2007 से 2013 के दरमियान पाकिस्तान में ये गैर कानूनी कारोबार फरोग पाता रहा। काफ़ी सीरियस इशू बन गई है हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से। मसलन पिछले साल 23,000 के करीब लोग जो हैं वो डिपोर्ट हुए हैं ओमान से और ईरान, टर्की और ग्रीस से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 23,000 लोग जब एक साल में डिपोर्ट होंगे तो कितना सीरियस मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के खेल में ज्यादातर ख़वातीन को ही निशाना बनाया जा रहा है और ख़वातीन के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होने की सबसे बड़ी वजह बढ़ती गरीबी, ख़वातीन में तालीम की कमी और उनके हुकूक की पामाली है।
जिस की वजह से ट्रैफिकिंग में 55 से 60% खवातीन मुलव्विस हैं। यूएन की इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि ज्यादातर गैर कानूनी हिजरत सूबा पंजाब, खासकर गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, डेरा गाजी खान, मुल्तान और सियालकोट से हो रही है। रिपोर्ट में वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के फराहम करदा आदादो शुमार के हवाले से बताया गया है कि इंसानी स्मगलिंग के मुमकिना शिकार ज्यादातर ग्वादर, क्वेटा और तुर्बत के सरहदी इलाकों में पकड़े गए हैं। मेरे जो दोस्त के हैं वो बंदर अब्बास के रास्ते गए, उनके साथ 3 बंदे जो थे वो समंदर में उन्होंने फेंक के उनको मार दिया, गहरे पानी में ले जाके। वहाँ पे इमारात के बॉर्डर पे उन्होंने गहरे पानी में उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भाई वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने जब जंप लगाया तो उसमें जो है ना 7 बंदे निकल गए थे और 3 बंदे इसी पानी में मर गए। पाकिस्तान में लड़कियों की खरीदो फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। साल 2018 से अब तक तकरीबन 629 पाकिस्तानी लड़कियां बतौर दुल्हन चीनी शहरियों को बेच दी गईं और उन्हें चीन भी पहुंचा दिया गया। चीन के साथ अपनी गहरी दोस्ती की वजह से पाकिस्तान लड़कियों की स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। हुकूमत को डर है कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई से चीन के साथ जारी दोस्ताना ताल्लुकात को चोट पहुंच सकती है। उधर चीन ने पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रखी है। इसी वजह से इंसानी स्मगलिंग में पकड़े गए तकरीबन 31 चीनी अफराद को गुज़िश्ता साल फैसलाबाद की एक अदालत से बरी कर दिया गया था। अदालत के एक अफसर और एक तफ्तीशकार ने बताया कि पुलिस के सामने मुंह खोलने वाली कई लड़कियों ने बाद में अदालत में बयान देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें धमकाया गया था या फिर पैसे देकर उनका मुंह बंद करा दिया गया था। बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, तुम्हें मैं खरीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूँगा। पाकिस्तान में गरीब खानदानों और खास तौर पर ईसाई बिरादरी की लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। उनके खानदानों को मोटी रकम का झांसा देकर जाल में फंसाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि शादी के बाद उनकी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। स्मगलिंग में मुलव्विस ये नेटवर्क चीनी मर्दों के फर्जी दस्तावेजों में उन्हें ईसाई या मुसलमान दिखाते हैं। इनमें से ज्यादातर लड़कियां मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलिंग का शिकार बन जाती हैं या फिर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधों में धकेल दिया जाता है। उधर चीनी सिफारतकारों का भी मानना है कि पाकिस्तान और चीन के शहरियों के बीच होने वाली शादियों की तादाद में गुज़िश्ता कुछ बरसों में अचानक से इजाफा देखने में आया है। वैसे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में आमतौर पर मईशत तवज्जो का मरकज होती थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से पाकिस्तानी लड़कियों की चीनी स्मगलिंग का मामला मुबैना तौर पर सुर्खियों में है। पाकिस्तान में हालिया बरसों में खुदकुश धमाकों की एक तवील फहरिस्त है। ऐसे हमलों को रोकने में हुकूमत या दूसरे इदारे पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं और अपनी नाकामी का इजहार वो अक्सर कर भी चुके हैं। हालांकि इस तरह के वाक़यात के बाद तहकीकात करने वाली टीम को खुदकुश हमलावरों के सर की सूरत में एक अहम सबूत मिल जाया करता था, जिससे तहकीकात को आगे बढ़ाने में मदद मिलती थी। लेकिन हालिया बरसों में हुए कुछ खुदकुश हमलों के बाद तफ्तीशी हुक्काम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आखिर क्या हैं वो मुश्किलात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो दहशतगर्दी का है, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह खुदकुश हमलों का ट्रेंड बढ़ा है, उसके बाद से तो पाकिस्तान एक नई मुसीबत में घिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दहशतगर्दाना वाक़यात के बाद जाए वक़ू से शवाहिद जमा करने वाली टीम को खुदकुश हमलावरों का सर मिल जाता था, जो एक अहम सबूत होता था। लेकिन हालिया दिनों में हुए हमलों में तफ्तीशी हुक्काम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जाए वक़ू से हमलावरों का सर नहीं मिल रहा है।
और इसकी वजह यह है कि हमलावरों ने अपना तरीकाकार तब्दील कर दिया है। पहले खुदकुश हमलावर सीधे खड़े होकर अपने आप को उड़ाता था, लेकिन अब झुककर और दोनों हाथ छाती से थोड़ा नीचे बांधकर खुद को धमाके से उड़ाता है। सीधे खड़े होकर धमाका करने से हमलावर का सर अक्सर तन से जुदा हो जाता था और उसके बाजू या हाथ भी अलग हो जाते थे। लेकिन इस नए तरीके की वजह से एक तो सर मुकम्मल तौर पर उड़ जाता है और दूसरे हाथों की उंगलियां भी जाया हो जाती हैं, जिससे उंगलियों के निशानात मिलना भी मुश्किल हो जाते हैं, जो पिछले कई धमाकों में देखने को मिला है, जहां खुदकुश हमलावरों ने इतनी तबाही मचाई कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई। अगर हम इन सुसाइड अटैक्स की हिस्ट्री देखें तो पंजाब रेजिमेंट सेंटर में पिछले दिनों जो हमला हुआ, वो एक बच्चे ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे एंट्री हासिल की और उसके बाद सुसाइड अटैक किया। बहुत से लोग इसमें हलाक हुए। इसके बाद पेशावर में के एक नवाही इलाके में नमाज जनाजा के दौरान 18 साल से कम उम्र एक बच्चे ने खुदकश हमला किया। वहाँ भी बहुत सी हलाकतें हुई। आखिर हमारे बच्चों को खुदकश हमलावर कौन बना रहा है? हमारे बच्चे खुदकश हमलावर क्यों बन रहे हैं? सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक कोटकई और मकीन में ऐसे बहुत से मराकज़ तबाह किए गए जहां पे बच्चों को खुदकश हमलावर बनने की तरबियत दी जा रही थी। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में और कुछ बड़े बड़े शहरों में ऐसे मराकज़ मौजूद हैं जहां पे बच्चों को दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान में हर तरफ खुदकुश बमबारों की एक टोली है, जिससे पाकिस्तान के चारों सूबे दहल रहे हैं। लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, मोमंद एजेंसी और सहवन शरीफ, हर तरफ आग लगी हुई है। हर तरफ जिस्मानी आज़ा बिखरे पड़े हैं। पूरा पाकिस्तान लहू में डूबा हुआ है। खुदकुश बमबारों की टोली ने पाकिस्तान की मईशत का भी पहिया जाम करके रख दिया है। जब दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप से तरबियत देकर इंसानियत को उड़ाने के लिए छोड़ दिया जाता हो, तो फिर उसका क्या मदावा और क्या तोड़। दहशतगर्द अब जहां भी हमले को अंजाम देना चाहते हैं, वहां खुदकुश बमबारों का ही इस्तेमाल करते हैं। तज्जियाकारों का मानना है कि दहशतगर्द तंजीमों के पास खुदकुश बमबार तैयार करने की एक बड़ी मुनज़्ज़म हिकमत अमली है। ये बात दहशतगर्द भी समझ चुके हैं कि जितनी खूनरेज़ी और तबाही खुदकुश बमबार से कराई जा सकती है, उतनी एक बम धमाके से नहीं। साथ ही खुदकुश बमबार खुद भीड़ का हिस्सा बनकर इस काम को अंजाम देता है, जिससे जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दहशतगर्द खुदकुश बमबार का इस्तेमाल भी जगह की अहमियत के हिसाब से ही करते हैं। हमें ये पता नहीं था, बस उसने सिर्फ कहा कि बधाई करो जन्नत को जाता है, बस हम तो उसके साथ आ गए। ये बताया उसने हमको, ये बताया कि आप अफगानिस्तान जाना है कुफार मारने, बस हम उसके साथ तैयार हो गए। जब हम डीजी खान आए तो मैंने कहा कि ये डीजी खान है पाकिस्तान है। उसने कहा कि ये डीजी खान है पाकिस्तान है, लेकिन ये उससे ज़्यादा कुफार है, मुर्दों को पूजा करते हैं, मुर्दों से दुआ मांगते हैं। बस हमने कहा कि ये तो कुफार है, तो हम कुफार को मारते। तरीक़े कार में तब्दीली के बाद किस तरह से नुकसानात में इजाफा हुआ है, इसके बारे में जाए वक़ू से शवाहिद जमा करने वाली टीम के एक रुकन ने बताया कि खुदकुश जैकेट में आगे और पीछे दोनों जानिब धमाका खेज मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। झुककर जब धमाका किया जाता है तो उससे सामने की जानिब कम नुकसान होता है, बल्कि पीछे की जानिब ज्यादा नुकसान होता है। पाकिस्तान में रोज खेली जाने वाली खून की होली से लोगों के अंदर खौफ व हरास बढ़ गया है और कत्ल गारत के इस खेल के जरिए खुदकुश बमबारों ने न जाने कितने माओं से उनके लख्ते जिगर, कितनी बहनों से उनके भाई और कितने बच्चों से उनके वालिदैन और कितनी बीवियों से उनके शौहर छीन लिए हैं। खुदकुश बमबारों की इस खून भरी आंधी ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब पाकिस्तान में जीना या जीने की तमन्ना रखना एक दुख भरी कहानी है।
क्योंकि हर कदम पर जान के दुश्मन खुदकुश बमबारों की शक्ल में मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने अपनी रिट कायम कर रखी है और हुकूमत की आंखों के सामने खुदकुश हमलों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पाकिस्तान सिर्फ सियासी और समाजी एतबार से ही कमजोर नहीं है, बल्कि मुआशी तौर पर भी खोखला हो चुका है। लगातार कम होती बैरूनी सरमायाकारी और दम तोड़ती सनअतकारी ने मईशत को मजीद तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से अवाम की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंजीरों में जकड़ रखा है, जिसकी वजह से कराची के सनअतकार और कारोबारी तबका मुतासर हो रहे हैं। लोग आज दाने दाने को मोहताज हैं और कारोबारी तबका अपने ही मुल्क में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कहते हैं बदलाव निजाम जिंदगानी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान में इख्तिदार के मालिक हुक्मरानों ने इसे गलत साबित कर दिया है। पाकिस्तान में निजाम बदलते रहे, हुक्मरान बदलते रहे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का नसीब नहीं बदला। आज पाकिस्तान पूरी तरह बेगुनाह लोगों के लहू में डूब चुका है। एक हमले की राख अभी ठंडी नहीं होती कि दूसरा हमला कर दिया जाता है और लोगों की जान ताश के पत्तों की तरह बिखेर दी जाती हैं। आए दिन हो रहे इस कत्लो गारतगरी में सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर हुआ है तो वो है कराची का कारोबारी तबका। मुख्तलिफ पार्टीज हैं जी वहाँ पे जिनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उनकी नाअहली भी अपनी जगह पर ठीक है और उनका खुद इस बदअमनी में हिस्सेदार हो जाना, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा मसला है। बेशतर जो सियासी जमातें हैं और मजहबी जमातें हैं, उनके अपने विंग्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो अस्करी विंग्स जो हैं ना उनके मौजूद हैं। तो जाहिर है कि एक ये अगर खुद बरसर इक़्तिदार जो पार्टीज़ हैं या बरसर इक़्तिदार ना भी हों, वहाँ पे जो मौसर पार्टीज़ हैं, अगर उनके अस्करी विंग्स वहाँ पे मौजूद हों तो जाहिर है फिर अमन किसने कायम करना है। पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल की डूबती नाव को ना खुदा मिलेगा भी या नहीं, और अगर मिला भी तो कब, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के माजी और हाल को देखकर यही लगता है कि पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल गर्दाब में फंसता नजर आ रहा है। साहिल समंदर पर बसा कराची शहर, जिसके हालात दिन ब दिन खराब से खराबतर होते जा रहे हैं, और तकरीबन 2 करोड़ की आबादी वाले इस शहर से रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। इस कारोबार पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की नजर है और वो इस कारोबार पर काबिज होने के लिए हर रोज बेगुनाह शहरियों और कारोबारियों के खून से होली खेल रहे हैं। खुलेआम अंजाम दी जा रही वारदातों ने लोगों को खौफजदा कर दिया है और एक बार फिर इस बात को साफ कर दिया है कि टारगेट किलिंग के पीछे खुफिया एजेंसियों की साजिशें कारफरमा हैं और इसके लिए यकीनन पाकिस्तानी हुक्मरान ही जिम्मेदार हैं, चाहे वो फौजी हुक्मरान हों या सियासत का खेल खेलने वाले नाम नेहाद सियासतदान। इस चीज़ की तमाम तर जिम्मेदारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर आयद होती है। उन्हीं लोगों ने अवाम के अंदर ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या चीज़ें छोड़ दी हैं, लसानियत छोड़ दी, फ़िरक़ावारियत छोड़ दी, और अपनी पार्टी को ऊंचा करने के लिए या दूसरी पार्टी को नीचा करने के लिए आपस में दस्तोगरेबां कर दिया। कराची में टारगेट किलिंग और कत्लो गारतगिरी की वजह से इस शहर को 7 से 12 बिलियन डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत चरमरा गई है, क्योंकि बैरूनी सरमायाकार यहाँ कारोबार करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें अपनी जान का खतरा लाहक है। मकामी सरमायाकार भी कराची शहर छोड़कर बैरूनी मुमालिक मुंतकिल हो रहे हैं।
कारोबारियों के मुताबिक हर रोज तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद लोगों को हलाक किया जा रहा है। तो फिर यहाँ कारोबार कैसे किया जा सकता है? कराची में इससे बड़ा और ड्रॉबैक क्या होगा कि 2338 ट्रिलियन आपके पास महसूलात का हदफ है पूरे मुल्क का, और सिर्फ कराची से साल में 300 अरब से ज़्यादा भत्ता लोग ले जाते हैं। 30,000 से ज़्यादा कराची के ताजिर, सरमायाकार, छोटी सनतें, बड़ी सनतों के से मुतालिका लोग ये कराची छोड़ चुके हैं। कराची में फिरका वाराना फसादात और टारगेट किलिंग जैसी वारदातें भी गुज़िश्ता कई बरसों से जारी हैं और इस साल अब तक कराची में अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और मजहबी मुनाफरत जैसी वारदातों में तकरीबन 400 के करीब अफराद को अपनी जिंदगियों से महरूम होना पड़ा है। इस तरह की वारदातों से ये जाहिर होता है कि आज कराची में कोई भी शख्स महफूज नहीं, चाहे वो आम शहरी हो, कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद हों या फिर सियासी कारकुनान। इन हलाकतों का हिसाब देने के लिए ना ही सूबाई हुकूमत के पास कोई जवाब है और ना ही वफाकी हुकूमत के पास। पाकिस्तान की बका जो है वो कराची के अमन में है। कराची जो है वो सबसे बड़ा शहर है और वो इंडस्ट्रियल सेंटर है, वो कमर्शियल सेंटर है, वो आपका एक्सपोर्ट का सेंटर है और वो टेक्नोलॉजी का भी सेंटर है। और जो कुछ कराची में होता है उसका असर सारे पाकिस्तान पे पड़ता है जी। 70% टैक्स जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है वो कराची से करती है। तो कराची का अमन बहुत ही जरूरी है, लेकिन वहाँ दहशतगर्दी और वायलेंस जो है वो मुल्क को बर्बाद कर रही है। न सिर्फ कराची को नहीं, सारे मुल्क पे उसका असर हो रहा है। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान की मईशत को तार तार कर दिया है। दिन ब दिन बेरोजगारी का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। रोजगार की अदमे मौजूदगी से लोग कई तरह के मसाइल का शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अदालती कार्रवाई के बारे में सिंध हुकूमत ने कहा कि हमें इस कानून में तब्दीली या सुधार करने का कोई हक नहीं, ये सिर्फ वफाकी हुकूमत ही कर सकती है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई न करने के कई बहाने हैं, बल्कि आम लोगों की उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। उन्हें दहशतगर्दों के हुकूक की पामाली का डर है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब। मम्मी की छुट्टी